हेलो, फिल्म प्लॉट में खुश आमदीद। आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है रेमी नोबॉडी बॉय। फिल्म एक यतीम खाने से शुरू होती है जब एक रात तूफानी बारिश हो रही होती है और एक लड़का गरज और बिजली की दहशतनाक आवाज सुनकर जागता है। वो अपने बिस्तर से उठता है और जल्दी से किचन की तरफ भागता है जहां वो एक बूढ़े आदमी के साय से खौफजदा हो जाता है। अगले सीन में वो लाउंज के कमरे में बैठे होते हैं और बूढ़ा आदमी जिसका नाम रेमी है अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू करता है। जब बूढ़ा आदमी कहानी सुनाता है फिल्म फ्रांसीसी गांव चवांगा में मुंतकिल होती है जहां रेमी अपनी मां के साथ रहता है। इसका बाप जेरोम पेरिस में काम करता है और रेमी के पास एक गाय होती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और इसका नाम रोजडेट है। लड़का अपनी मां के साथ खुशी से रहता है लेकिन मुश्किलात जल्द ही पैदा होती हैं जब इसके बाप की तरफ से एक खत मिलता है। जेरोम को काम के दौरान हादसा पेश आया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की रकम अदा करने के लिए रेमी की मां को अपनी सारी जमा पूंजी को बेचना पड़ा और हत्ता कि रेमी की गाय रोजडेट को बेचने का भी फैसला करना पड़ा। रेमी को अपनी गाय को एक जालिम पड़ोसी के सुपुर्द करना पड़ता है जो रोजडेट पर अक्सर तशद्दुद करता है, इसलिए वो हर रात पड़ोसी की कोठरी में इससे मुलाकात के लिए जाता है। एक रात रेमी को इसका पड़ोसी पकड़ लेता है तो वो फौरन अपने घर की तरफ भागता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि इसका बाप जेरोम पेरिस से गैर मुतवक्का तौर पर वापस आ जाता है। जेरोम के पास फूटी कोड़ी नहीं होती क्योंकि इसे मुकदमे में नाकामी हुई है। इसके अलावा वो लड़के को देखकर खुश नहीं होता। वो अपनी बीवी पर चिल्लाता है कि अभी तक वो लड़के को अपने घर में रख रही है जबकि अब वो इनकी माली हालत को देखते हुए बोझ बन चुका है। जेरोम मजबूर करता है कि वो रेमी को यतीम खाने को दे दे। इनकी बातचीत से हमें यह पता चलता है कि रेमी को इसके वालिदैन की तरफ से छोड़ दिया गया है। बाद में रेमी की मां इसे अपनी कहानी के बारे में बताती है। 10 साल पहले जेरोम पेरिस काम के लिए जा रहा था कि वो एक बच्चे को चर्च के दरवाजे पर देखता है। बच्चा बहुत खूबसूरत कपड़े पहने होता है, इसलिए जेरोम को यकीन होता है कि इसके वालिदैन अमीर होंगे। इसलिए से वो बच्चे की देखभाल करने का फैसला करता है और उम्मीद रखते हुए कि बाद में इसे अच्छा इनाम मिलेगा। वो बच्चे को अपनी बीवी के पास ले जाता है और इसका नाम रेमी रखता है। इसकी मां मजीद बताती है कि इसने अभी भी इस उम्मीद से रेमी की वो कमर रखी हुई है जिसमें इसे लपेटा हुआ था कि शायद इसके असल माँ बाप इससे पहचान सके। रेमी डरा हुआ होता है क्योंकि वो यतीम खाने नहीं जाना चाहता है। वो इसे कहती हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगी। अगले दिन रेमी अच्छी खबर सुनता है कि उनके माँ बाप ने फैसला किया है कि वो टाउन हॉल जाकर मेयर से रकम मांगेंगे जो रेमी को पालने की बिना पर हुई है। इस तरीके से वो कुछ रकम हासिल कर सकते हैं और रेमी को यतीम खाने भेजने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खुशी से रेमी जेरोम के साथ टाउन हॉल की तरफ रवाना होता है लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो मेयर से मिलने नहीं जा रहे हैं। जेरोम ने अपनी बीवी को टाउन हॉल के बारे में झूठ बोला था ताकि वो इसे रेमी को ले जाने दे। रेमी को ये जानकर समझ आता है कि वो यतीम खाने की तरफ ले जाया जा रहा है। रेमी वहां से भागता है। जेरोम शहर के लोगों को कहता है कि वो छोटे बच्चे रेमी का पीछा करें। फिर वो बार में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सफर करने वाला फनकार विटालिस और इसका ट्रॉप जिसमें एक नटंकी कुत्ता है जिसका नाम कैपी होता है और एक बंदर लवली हार्ट होता है इस शोरोगुल में आते हैं। जब विटालिस को रेमी की सूरत हाल का इल्म होता है तो वो रेमी को 1 साल के लिए किराए पर लेने की पेशकश देता है। पैसों की बहुत जरूरत होने के बाद जेरोम खुशी से इस ऑफर को कबूल करता है। फिल्म वापस मौजूदा वक्त में मुंतकिल होती है जहाँ बूढ़े रेमी को मजीद बच्चे घेर लेते हैं जो इसकी कहानी सुनने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। अगले सीन में रेमी को अपने बचपन के घर को बगैर अलविदा कहे सफर पर जाना पड़ता है जिस पर इसकी फोस्टर माँ बहुत कुछ करने के लिए तैयार थी और फिर वो फ्रांस के रास्ते पर सफर शुरू करता है। विटालिस एक मेहरबान आदमी है जो जेरोम से बेहतर साथी है और रेमी को गाना गाने, हार्प बजाने और पढ़ना लिखना सिखाते हैं। जब वो लिखना सीख लेता है तो रेमी अपनी फोस्टर माँ को खतूत भेजता है जिसमें वो अपने सफर की तफसीलात बयान करता है। रेमी को यह भी मालूम होता है कि विटालिस कभी अपने दिनों में एक अजीम वायलिनिस्ट थे। वक्त गुजरने के साथ दोनों अमीर लोगों के सामने परफॉर्म करने लगे हैं। एक दिन इन्हें एक छोटी सी नदी के जहाज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है जहां मालिक की बेटी की सालगिरह है। वहां रेमी लेस से मिलता है जो एक खास बीमारी की बिना पर व्हील चेयर पर बैठी हुई होती है। दोनों बच्चे जल्दी दोस्त बन जाते हैं और लेस की माँ खुश होती है कि उसकी बेटी को आखिरकार खेलने वाला कोई साथी मिल गया है। लेकिन जल्द ही मुकामी पुलिस विटालिस को जानवरों से परफॉर्म कराने पर गिरफ्तार करती है जो शहर के कवानीन के खिलाफ होता है। विटालिस चले जाते हैं जबकि रेमी लेस के यहाँ रहता है। जब विटालिस जेल में होते हैं तो रेमी और लेस की दोस्ती गहरी होती है जबकि ये छोटा बच्चा बीमार लड़की का बुनियादी सहारा बन जाता है। रेमी लेस के साथ अपनी कहानी को भी शेयर करता है
और इसे वो कंबल भी दिखाता है जिसमें इसके बाप ने इसे पाया था। विटालिस एक दिन आखिरकार वापस आता है और रेमी फौरन रिवर बोट से उतरकर इसे जोर से गले लगाता है। लेस की माँ की तरफ से विटालिस को दोपहर के खाने के लिए बुलाया जाता है, जो इसे बताती है कि वो चाहती है रेमी उनके पास रुके। ये छोटा बच्चा लेस के लिए मददगार बन सकता है। इस बात को सुनकर विटालिस को ये समझ में आता है कि ये रेमी को अच्छी जिंदगी देगा, लेकिन वो चाहता है कि छोटा बच्चा दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। बावजूद इसके वो लेस की माँ को बताता है कि रेमी का फैसला है कि वो इनके साथ रहे या इसके साथ चले। रेमी अपने मास्टर के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन लेस को अलविदा करने के बाद में वादा करता है कि वो जल्द ही इसको मिलने आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विटालिस और इसकी ट्रॉप फ्रांस को निकलते हैं। वो गाते हैं, नाचते हैं और मुख्तलिफ जगह पर परफॉर्म करते हैं। अलबत्ता तकलीफ उस वक्त आती है जब एक रात वो जंगल में भेड़ियों के हमले का निशाना बनते हैं। लवली हार्ट जख्मी हो जाता है, लिहाजा वो रात वहाँ करीबी घर में रुकते हैं। डॉक्टर कहता है कि बंदर के पास बहुत कम वक्त बाकी है। विटालिस भी सांस लेने के दौरान खून आने की बीमारी का शिकार है, लेकिन बूढ़ा आदमी रेमी को बीमारी के बारे में नहीं बताता है, चूंकि इनके पास कम पैसे होते हैं ताकि कमरे का किराया अदा किया जा सके और लवली हार्ट का इलाज किया जा सके। विटालिस फैसला करता है कि एक शो का इनेकाद करें। उम्मीद है कि होटल के मेहमान इनको अच्छा इनाम देंगे। बाद में जब मेहमान शो के लिए बैठे हुए होते हैं, विटालिस वायलिन बजाता है और अपनी शानदार महारत का मुजाहिरा करता है। सब इसके लिए तालियां बजाते हैं और तारीफ करते हैं और इन्हें कुछ पैसे भी जमा होते हैं। जब विटालिस और रेमी सोने के शिलिंग्स जमा कर रहे होते हैं, एक जवान औरत इनके पास आती है। वो विटालिस को बताती है कि उसका अदाकारी का अंदाज उसको बचपन में देखे गए एक शो की तरह लगता है जहां एक मशहूर वायलिनिस्ट ने अदाकारी की थी। जब विटालिस को यह एहसास होता है कि ये औरत शायद इसकी हकीकी शनाख्त कर चुकी है, तो वो इसे बताता है कि वो सिर्फ एक आम अदाकार है जिसने मशहूर लोगों से चंद हुनर सीखी है। अगरचा औरत को इस बात पर यकीन नहीं आता है, लेकिन वो इनके लिए एक सोने का सिक्का छोड़ती है। रेमी बहुत खुश होता है कि उसने सोने का सिक्का हासिल किया है और वो इसे लवली हार्ट को दिखाने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। अफसोस के साथ बंदर ने पहले ही अपनी बीमारी की वजह से जान गंवा दी होती है। रेमी, विटालिस और कैपी तैयार होते हैं कि उनको होटल से जाना चाहिए, तो रेमी को एक खत मौसूल होता है। ये खत लेस का है, जिसने रेमी को मतला किया है कि इसकी माँ ने इसके कंबल को पहचाना है। ये कपड़ा सिर्फ लंदन के अरूसियों के पास होता है, लिहाजा वो अपने दोस्त को खत लिखकर उम्मीद दिलाती है कि रेमी के वालिदैन को तलाश किया जाएगा। एक दिन बैरिस्टर जेम्स मेलिगन ने जवाब दिया, जिसने बताया कि वो रेमी के वालिदैन को जानता है। रेमी खुशी से छलांग लगाकर खुश होता है जब वो खत पढ़ने के बाद वक्त जाया ना करते हुए वो उसके उस्ताद और कापी जेम्स मेलिगन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज मुलाकात में बैठे हुए हैं, जहां बैरिस्टर रेमी के कंबल को जांचता है और तस्दीक करता है कि वो वाकई वो बच्चा है जिसकी उसको तलाश थी। जेम्स रेमी और विटालिस को बताता है कि रेमी डोरसेल खानदान का खोया हुआ बेटा है। बैरिस्टर फिर इनको रेमी के मतवक्का खानदान के घर ले जाता है। वहाँ रेमी अपने वालिदैन से मिलता है, जो इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। बाद में डोरसेल खानदान जाहिर करते हैं कि रेमी को बचपन में एक खातून ने छीन लिया था जो इनसे इंतकाम लेना चाहती थी। देखते हैं कि मिस्टर डोरसेल का इस खातून के साथ तल्लक था, लेकिन जब उसको ये मालूम हुआ कि वो शादीशुदा हैं और इनकी बीवी हामला है, तो वो इनके बच्चे को छीन लेने का शैतानी मंसूबा रचाती है। विटालिस इस कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि उन्हें याद होता है कि रेमी के फॉस्टर बाप ने वाज़ह किया था कि उसने एक आदमी को लड़के को संदूक में छोड़ते देखा था, ना कि किसी औरत को। मिस्टर डोरसेल कुछ देर के लिए खामोश रहते हैं। विटालिस और रेमी फिर आपस में बहुत दुखी होकर एक दूसरे को अलविदा करते हैं। जेम्स की सवारी के आने से पहले बैरिस्टर विटालिस को रेमी का ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे देता है। जब इसके मास्टर चले जाते हैं, रेमी अपने बिस्तर पर भाग कर जाता है और तलखी से रोने लगता है। वो रात के वक्त में जागता है जब पानी छत से टपकता है। वो एक लालटेन लेकर बाहर जाता है ताकि देख सके कि बर्फबारी शुरू हुई है। आहिस्ता से रेमी अपने नए घर के आसपास देखता है, लेकिन कुछ भी सही नजर नहीं आता है। इसको एक अलमारी दिखती है और जब वो इसको खोलता है तो वो कुछ खौफनाक देखता है। वहाँ सोने के कई इंसानों के दांत और बहुत सारी घड़ियां हैं जो दूसरे लोगों से चोरी की गई होने की निशानदही करती हैं। रेमी तेजी से समझता है कि डोरसेल खानदान इसका हकीकी खानदान नहीं है। जब वो भागने की तैयारी करता है, मिसिस डोरसेल वक्त पर पहुंचती हैं। रेमी मुकम्मल होशियारी से खुद को बचा लेता है और सामने के दरवाजे से भागता है, लेकिन जेम्स और इसके लोग इसे रोकते हैं। रेमी इन्हें बताता है कि डोरसेल खानदान इसका खानदान नहीं है, लेकिन ये लगता है कि जेम्स इस बात को पहले ही जानता है, तो वो लड़के को अंदर धकेलता है, जबकि वो और उसके लोग बाहर इंतजार करते हैं कि काम मुकम्मल हो जाए।
अंदर मिसिस डोरसेल अपने शोहर से कहती हैं कि बच्चे को कत्ल करें क्योंकि जेम्स मेलिगन ने इनको ये काम सौंपा है। जब मिस्टर डोरसेल मासूम बच्चे को मारने लगते हैं तो विटालिस और उसका कुत्ता कॉपी वक्त पर पहुंचकर रेमी को बचा लेते हैं। कॉपी मिस्टर डोरसेल के बेटे को गले से पकड़ लेता है जबकि विटालिस मिस्टर डोरसेल को रोकते हैं और तफसील दरियाफ्त करते हैं। इसके बाद जाहिर होता है कि जेम्स मेलिगन रेमी के असल चचा हैं जो रेमी के हक की विरासत का मुस्तहिक है इसके वालिद की वफात के बाद। लेकिन जब इसको मालूम हुआ कि रेमी जिंदा है उसने विरासत का खतरा नहीं लेना चाहा, लिहाजा इसने मिस्टर डोरसेल को कहा था कि वो बच्चे को खत्म कर दें। अलबत्ता ये सिर्फ एक बार नहीं था जब जेम्स ने रेमी को मारने का हुक्म दिया था। 10 साल पहले भी वही शख्स था जिसने छोटे रेमी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। अलबत्ता मिस्टर डोरसेल ने बेगुनाह बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहा, लिहाजा वो रेमी को चर्च में छोड़ जाता है। विटालिस मिस्टर डोरसेल से रेमी की वालदा के बारे में जानने के लिए पूछते हैं। मिस्टर डोरसेल मिसिस मेलिगन का पता बताते हैं। विटालिस और रेमी जल्द ही डोरसेल के घर से निकलकर रेमी की मां की तलाश करने के लिए रवाना होते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में होते हैं तेज बर्फबारी शुरू होती है तो इनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। सड़क बर्फ से भरी हुई होती है और हालात मजीद बदतर होते हैं जब रेमी बीमार हो जाता है। विटालिस रेमी को उठाकर बर्फ के दौरान महफूज रखते हैं। जब वो कॉपी के साथ एक झोंपड़ी में आराम करते हैं तो विटालिस की सेहत भी खराब हो जाती है। रेमी उठता है। जब वो अपने उस्ताद को बेदार करने की कोशिश करता है तो कोई हरकत नजर नहीं आती है। रेमी दोबारा रोने लगता है जिससे करीबी सरकारी मुहाफिजों को खबर मिलती है। अगले सीन में रेमी अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को एक आरामदा बिस्तर पर पाता है। वो देखता है कि एक औरत उसके पास बैठी है। वो इसकी सेहत के बारे में पूछती हैं और रेमी को बताती हैं कि रेमी के उस्ताद की जिंदगी नहीं बचा सके। रेमी रोना शुरू हो जाता है क्योंकि उस्ताद ही इसका वाहिद खानदान था। औरत फिर अपने मुलाजमों को ठीक तरीके से बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। वो बाहर जाती हैं और लाउंज रूम में जेम्स मेलिगन को पाती हैं। पता चलता है औरत मिसिस मेलिगन है, रेमी की असल माँ, लेकिन वो नहीं जानती हैं कि रेमी इसका बेटा है। बिलाशुबा जेम्स बच्चे की शिनाख्त नहीं करता और इसे ले जाने का मुतालबा करता है। मिसिस मेलिगन बताती हैं कि लड़का सिर्फ इस वक्त ले जाया जा सकता है जब वो फिर से ठीक हो जाए। इस दौरान एक नौकरानी रेमी की चीज़ों की तलाशी लेती है और एक कागज़ तलाश करती है। वो इसे मिसिस मेलिगन को दिखाती हैं और यही वक्त होता है जब मिसिस मेलिगन हकीकत मालूम करती हैं अपने बेटे के बारे में। बाद में रेमी जागता है और मिसिस मेलिगन के पास जाता है। वो इससे इसके माजी का पूछती हैं। वो कागज़ जो इन्हें मिलता है इस पर एक गाना लिखा होता है जो मिसिस मेलिगन की माँ इसको बचपन में सुनाती थी और जब मिसिस मेलिगन ने रेमी को पैदा किया तो वो भी इस गाने को एक लोरी की तरह गाती थी। ये पता चलता है कि रेमी ने गैर शौरी तौर पर इस गाने को अपने जहन में नक्श कर लिया था और जब वो अपने उस्ताद और ट्रूप के साथ परफॉर्म करता था तो यही गाना गाता था। माँ और बेटा बिला आखिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिल्म फिर हाल में वापस आती है जहाँ बूढ़ा रेमी बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा होता है। वो पूछते हैं कि अंकल जेम्स मेलिगन के साथ क्या हुआ। रेमी जवाब देता है कि अंकल कैद में गिरफ्तार हुए और बाद में इंग्लैंड से निकाल दिए गए। विटालिस को मुकम्मल रसूमात से दफन कर दिया गया और फिर रेमी अपनी फोस्टर माँ के पास भी जाता है। जब रेमी के फोस्टर फादर जेरोम वफात पा गए तो वो रेमी के साथ रहने लगी और अपनी फोस्टर माँ की मदद से उसने एक यतीम खाना खोला जहाँ मौजूदा बच्चे रहते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम ये भी जानते हैं कि रेमी बाद में लेस के साथ शादी करता है और वो अभी तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और यहाँ पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया।